गुड इवनिंग। चलो, तो मेनली इंडस्ट्रियल सिकनेस पे हमको बात करनी है। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होती है? इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब होता है एज सच वो इंडस्ट्रीज जो कि क्लोज्ड हो चुकी हैं या क्लोज्ड होने की कगार पे है। दोज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल सिक इंडस्ट्रीज, या इस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सिकनेस कहते हैं। अब इंडस्ट्रियल सिकनेस क्यों मेनली अकर होती है या ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है कि मेनली जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर ऑन द वर्ज टू गेट शट डाउन, या कहीं ना कहीं ऐसी क्यों सिचुएशन क्रिएट होती है कि इंडस्ट्रीज को क्लोज करना पड़ता है? तो इसके कई सारे रीजन है। कई सारे रीजन में से एक रीजन ये हो सकता है कि जब इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी गई तो हो सकता है कि उस टाइम पे इंडस्ट्रीज का जो नेचर है, यानी जिस तरह की इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी गई उसके नेचर, उसकी वर्किंग को लेके कोई भी प्रॉपर प्लानिंग या असेसमेंट ना किया गया हो। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के चलते, है ना, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते मान लो इंडस्ट्रीज में लॉस हुआ। अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए या इंडस्ट्रीज के रिवाइवल के लिए ओनर्स के पास इतना पैसा नहीं था, तो इंडस्ट्री शट डाउन हो गई, है ना। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के चलते शट डाउन हो गई, या मार्केट ट्रेंड चेंज हुए। मार्केट ट्रेंड जैसे कि मान लो ग्लोबलाइजेशन आ गया, तो जो प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाई, या इंडस्ट्रीज के पास प्रेजेंटली जो लेबर्स हैं वो अनस्किल्ड हैं, या हो सकता है कि इंडस्ट्रीज ने अपना रिजर्व ना मेंटेन किया हो। होता क्या है कि जब कोई भी इंडस्ट्री अपना बिजनेस शुरू करती है तो उस इंडस्ट्री को अपने कैपिटल अमाउंट में से एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिजर्व के तौर पे मेंटेन करना पड़ता है। रिजर्व के तौर पे क्यों मेंटेन करना पड़ता है? इसको इन जनरल हम कंटिंजेंसी फंड कहते हैं, कि आने वाले समय में अगर इंडस्ट्रीज को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी लॉस होता है, तो वो इस रिजर्व को निकाल के क्या कर सकते हैं? वो पर्टिकुलर लॉस को रिकवर कर सकते हैं या इंडस्ट्रीज को रिवाइव कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इंडस्ट्रीज ने पर्टिकुलरली ये रिजर्व ना मेंटेन किया हो, या इंडस्ट्रीज ने जो कैपिटल डेट रेशो है। कैपिटल डेट रेशो का मतलब क्या होता है? कैपिटल डेट रेशो का मतलब ये है कि आपने जितने भी अमाउंट से बिजनेस शुरू किया था उसके सिर्फ एक फिक्स्ड प्रोपोर्शनेट में ही आप लोन ले सकते हो। आपने बहुत सारी कंपनीज में या इंडस्ट्रीज में सुना होगा, आगे एक टर्म लगता है लिमिटेड। उस लिमिटेड का मतलब क्या होता है? उस लिमिटेड का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, कि आप एक सर्टेन रेंज तक ही बोरोइंग्स ले सकते हो, क्रेडिट फैसिलिटी ऑप्ट कर सकते हो। तो हो सकता है उन्होंने कैपिटल डेट रेशो ना मेंटेन किया हो, या ये भी कारण हो सकता है कि उनकी जो लोन लिमिट है वो एक्सीड हो गई और वो लोन पे बैक करने में फेल्ड हो गए। सो देयर आर मेनी रीजंस ड्यू टू विच द इंडस्ट्रीज गेट शट डाउन एंड मेनली इंडस्ट्रियल सिकनेस प्रॉब्लम अकर्स। इंडिया में 3 लाख इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम फेस कर चुकी हैं, और इसमें से 99% इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आती हैं। अब ऐसा क्यों है कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज ही इस कैटेगरी में आ रही हैं? स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इनको कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई भी बैकअप नहीं है। यहाँ पे जनरली जो बिजनेस शुरू किया जाता है वो किस तरह से होता है? या तो पार्टनरशिप के बेसिस पे या तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पे। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर तब तक पैसा लगाएंगे जब तक उनको रिटर्न मिल रहा है, और जब रिटर्न मिलना बंद हो जाएगा, लॉस होने लगेगा, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो अपनी फंडिंग, अपने असेट्स क्या करने लगेंगे? विथड्रॉ करने लगेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक इशू है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति के पास जब तक पैसा है वो उस इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा, उस बिजनेस में पैसा लगाएगा या प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे ही लॉस होगा वो भी क्या करेगा? अपना फंड विथड्रॉ करने लगेगा या इंडस्ट्रीज को शट डाउन कर देगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज ही क्यों मेनली इंडस्ट्रियल सिकनेस का शिकार होती हैं। ठीक, अब देयर आर सम ऑफ द कॉजेज which are associated with industrial sickness. The causes are mainly classified into 2 categories. First one is internal causes and the second one is external causes. ठीक है, चाहो तो क्लासिफाई करके आप इसको लिख लो, अगर क्लासिफिकेशन नहीं चाहिए है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज का क्लासिफिकेशन ही दो। इंटरनल कॉजेज में क्या क्या पर्टिकुलर कॉजेज हो सकते हैं? इंटरनल कॉजेज में एक सबसे बड़ा कॉज आता है, मैं एक समराइज्ड वे में एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद रीड कर लेना। इंटरनल कॉज में सबसे बड़ा कॉज आता है दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करी जा रही है उस इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने से पहले रिसोर्सेज के बारे में कोई एस्टिमेट नहीं होता है
किस तरह की इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है इसको लेके कोई एवेल्युएशन नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि क्लैरिटी नहीं होती है ऑब्जेक्टिव में या पर्टिकुलर गोल्स और टारगेट में कि इंडस्ट्री स्टैब्लिश क्यों करी जा रही है और अगर करी भी जा रही है तो उसके पीछे क्या कारण है। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। अब इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? फाइनेंशियल डिफिकल्टी, क्योंकि अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ चाहिए, अगर एमएसएमई में भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीस चाहिए। अब एस्टैब्लिशमेंट ही बड़ी मुश्किल से हुआ है, लेकिन अगर आगे जाके लॉस होता है तो लॉस के चलते फिर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को कोप अप कर पाना या इंडस्ट्रीज का जो रिवाइवल है वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके चलते इंडस्ट्रीज क्या हो जाती हैं? शट डाउन हो जाती हैं। तो लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आर द 2 रीजन। थर्ड रीजन क्या हो सकता है? लैक ऑफ एडुक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पे हमने पहले भी बात करी कि जो स्मॉल स्केल या जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं या जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, इनकी मार्केटिंग के लिए, इनके सेल्स प्रमोशन के लिए ऑप्टिमम लेवल पे कोई भी एजेंसीज नहीं बनाई गई है ना। हालांकि सरकार ने बाद में वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसी एजेंसीज स्टैब्लिश करी, जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जनरली स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री और एमएसएमई की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगी, लेकिन एडुक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटीज अभी तक अरेंज नहीं करी गई। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट विच इज एसोसिएटेड विद द लेबर एंड मैनेजमेंट। इंडस्ट्रीज में पहली बात तो ये कि ऑप्टिमम लेवल पे लेबर अवेलेबल नहीं है, और अगर लेबर अवेलेबल भी है तो लेबर जो है वो किस तरह के हैं? अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड है। अब अगर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर होंगे तो सबसे बड़ा लॉस क्या होगा? दैट इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। जब रिसोर्सेज ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज नहीं होंगे तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इफेक्ट होगी, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्शन अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या इंटरनल कॉजेज हो सकते हैं? द कॉजेज विच आर एसोसिएटेड विथ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। आज भी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो कर रही हैं। और अगर हम मार्केट ट्रेंड देखें तो मार्केट ट्रेंड किस तरफ शिफ्ट हो चुका है? लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ मार्केट ट्रेंड अब शिफ्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है इसमें प्रोडक्शन को अकम्प्लिश करने में आपको एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम लगता है। दूसरा क्या है कि लेबर कॉस्ट भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो अल्टीमेटली आपका इनपुट कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फिर जो प्रोडक्शन होगा वो हाईली क्वालिटेटिव नहीं होगा, और प्रोडक्शन जब स्लो स्पीड से होगा तो अल्टीमेटली आप मार्केट के अदर कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स क्या कर सकते हो? प्रोड्यूस कर सकते हो, और जो लेबर को आपको वेजेस देने पड़ रहे हैं वो वेजेस भी क्या हो जाएंगे? कट शॉर्ट हो जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो आपका इनपुट कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो जो आप प्राइस डिसाइड करोगे अपने प्रोडक्ट का, वो प्राइस क्या होगा? एक कॉम्पिटिटिव प्राइस होगा। ऐसा नहीं कि एक सेम इंडस्ट्री उसी आपके बनाए गए प्रोडक्ट को 100 रुपीज में सोल्ड कर रही है, एंड जस्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक यू हैव टू सोल्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ 200 रुपीज। तो ये प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं है। कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या होता है? जहां आप अपने अदर कॉम्पिटिटर्स के साथ क्या कर सको? प्राइस वेरिएबल मैच कर सको, टैली कर सको, है ना। 4-5 रुपए का डिफरेंस हो, 100 रुपए का डिफरेंस ना हो प्रोडक्ट्स में, है ना। तो अगर 100 रुपीज का डिफरेंस होता है तो आप भी कभी अगर मार्केट जाते हो तो आप क्या प्रेफर करते हो? ऐसी कमोडिटी को परचेज करना प्रेफर करते हो जो आपको चीप प्राइस में बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करे, ना कि हाई प्राइस में लो क्वालिटी प्रोवाइड करे। ठीक, सो दीज आर सम ऑफ द इंटरनल कॉजेज विच आर एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल सिकनेस। अब बात आती है एक्सटर्नल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल कॉजेज वो हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज की प्रोसेस के बाहर से इफेक्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी कॉजेज देखे वो किस तरह से थे? वो इंडस्ट्रीज को इंटरनली इफेक्ट कर रहे थे, वो कॉजेज बाहर से नहीं क्रिएट हुए। एक्सटर्नल कॉजेज क्या है? एक्सटर्नल कॉजेज वो कॉजेज हैं जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक तरह से एक्सटर्नली इफेक्ट करेंगे, जैसे कि
लैक ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल या लैक ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट्स। अब इंडस्ट्रीज तो एस्टैब्लिश कर ली, मान लो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ही एस्टैब्लिश करी। अब एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर एस्टैब्लिश करी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से। लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो क्या एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर पाएंगी? क्या नहीं कर पाएंगी। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? द लैक ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट्स। दूसरा पॉइंट, द लैक ऑफ डिमांड। अगर मान लीजिए मार्केट में कंज्यूमर की तरफ से सफिशिएंट डिमांड नहीं है आपके प्रोडक्ट को लेके, तो आप जितना भी प्रोडक्शन कर लो, आपका प्रोडक्ट सोल्ड होगा क्या? नहीं सोल्ड होगा। तो अल्टीमेटली ये भी एक इंडस्ट्रीज के लिए क्या है? ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड कम होगी और आप सप्लाई ज्यादा रखोगे तो अल्टीमेटली प्राइजेस भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और जब प्राइजेस कम होंगे तो क्या होगा? आपको लॉस होगा। लॉस क्यों होगा? क्योंकि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश तो करी जाती हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज जनरली ऐसी लोकेशन में इंडिया में एस्टैब्लिश कर ली जाती हैं जहां पे रॉ मटेरियल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं कि चीप लेबर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्रीज टू गो डाउन या इंडस्ट्रीज टू स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसेज प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सटर्नल कॉजेज विच हैज टू बी फेस्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और क्या पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करती हैं। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल क्या है? सरकार का टैक्सेशन सिस्टम। हम सभी को पता है कि अब जनरली इंडस्ट्रीज में किस तरह का टैक्स लगेगा? इन जनरल इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स के साथ साथ इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता है, विच वी कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स, है ना। तो पहले कॉर्पोरेट टैक्स 28% हुआ करता था, अब सरकार ने उसको कम कर दिया है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉर्पोरेट टैक्स के साथ साथ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि इंडस्ट्रीज को पे करने पड़ते हैं। पहले क्या था कि इन जनरल कास्केडिंग इफेक्ट फेस करना पड़ता था। किसको? कंज्यूमर को। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर एक ही प्रोडक्ट पे बार बार टैक्स पे कर रहा है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम के अंडर में इंट्रोड्यूस किया जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंप्लीटली एक न्यू मॉडल था इंडिया में, जिसको इंडस्ट्रियलिस्ट को समझने में भी टाइम लगा, कंज्यूमर को समझने में भी टाइम लगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार की पॉलिसीज अगर चेंज होती हैं तो मार्केट भी क्या होगा? इफेक्ट होगा। ठीक, अगर सरकार की पॉलिसीज फ्लेक्सिबल हैं तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन अगर सरकार की पॉलिसी रिजिड है या अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर हैं, अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो फिर क्या होगा? मार्केट स्लो डाउन होगा, मार्केट में हमको रिसेशन देखने को मिलेगा। ठीक, सो द गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इसीलिए मैंने बताया कि जब सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाना शुरू करी तो 1956 में सरकार ने क्या मेंशन किया? रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन क्या होता गया? कम होता गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता गया? कम होता गया। लेकिन 1990 में सरकार ने क्या किया? सरकार ने 1990 के जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। सरकार ने रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को किससे रिप्लेस किया? डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज से। और जब डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आया तो उसका हमें क्या आउटपुट देखने को मिला? कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन का एक्सपांशन हुआ, इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो गवर्नमेंट की लिबरलाइजेशन पॉलिसी है और जो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी है उसने भी इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल में इफेक्ट किया। कैसे? हाउ द लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन विल अल्टीमेटली अफेक्ट द इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और हाउ द impact of liberalization or globalization will result into industrial sickness. Global competition, correct. और हाँ, क्वालिटी, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बढ़ा कि घट गया? बढ़ा। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन इंक्रीज हुआ, क्वालिटी चेंजेस हुए, और हाँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से इंडिया में
इंडस्ट्रियल सिकनेस कैसे इंक्रीज हो गया, इंडस्ट्रीज कैसे शट डाउन होने लगी? हाँ, सरकार ने क्या किया, 1990 तक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करी। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट इज मोर लीन टूवर्ड्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एक्सपोर्ट प्रमोशन। 1990 तक सिर्फ इंडिया में जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो आपस में ही कॉम्पीट कर रहे थे, उतने ही प्लेयर्स थे, कोई बाहर का व्यक्ति आके कॉम्पीट नहीं कर रहा था। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, पीएससी में सिर्फ आप ही हो, आप ही के बीच में कंपटीशन है। तो जब आपके बीच में कंपटीशन है तो हर कोई क्या है, राजा है, हर किसी को लग रहा है मैं क्लियर कर लूंगा। लेकिन फिर आपको समझ में आया कि 2 लाख कैंडिडेट और हैं जो अपेयर होंगे, है ना। तो ऐसा ही कुछ इंडिया में था कि इंडिया में जब तक हमारी इकोनॉमी रेस्ट्रिक्टेड थी, जब तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो कंपटीशन सिर्फ विद इन द कंट्री था। तो डोमेस्टिक प्लेयर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा था ताकि जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं वो इंडियन मार्केट में सरवाइव कर पाए। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अल्टीमेटली एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसके बाद फिर अल्टीमेटली जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी एंट्री कहां पे शुरू हुई, इंडियन मार्केट में। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना शुरू किया, या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो एस्टैब्लिश करना शुरू किया। तो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे उनको ये बात समझ में आई दैट वी आर नॉट वेरी मच रेडी टू कॉम्पीट विद द ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स। क्यों? क्योंकि उनके पास हाईली अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, हाईली स्किल्ड लेबर है, और कोई भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है जैसे कि हम फेस कर रहे हैं, ना ही मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ थी। तो इसके चलते हुआ क्या कि इंडिया में जनरली जो फॉरेन प्लेयर्स थे उनका डोमिनेंस हो गया, और डोमेस्टिक प्लेयर्स का जो अल्टीमेटली 1990 तक डोमिनेंस हुआ करता था क्लोज्ड इकोनॉमी के टाइम पे, वो डोमिनेंस कम होता गया। ये फॉरेन प्लेयर्स ने या जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इन्होंने अपनी क्या क्रिएट करी, इंडियन मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करी। और मोनोपोली का इंपैक्ट हम आज की डेट में देख रहे हैं। आज की डेट में आप मुझे बताओ कोई भी ऐसा जीन है या जीन्स है जो आप पहनते हो और वो इंडियन ब्रांड हो? नहीं ना, सारे ब्रांड कहाँ के हैं, यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका एक रीजन है द ओवर प्राइवेटाइजेशन, द एक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। और फिर थोड़ा सा इंडियन कंज्यूमर मूर्ख है ना, उसको स्टेटस सिंबल से इसी से समझ में आता है दैट इफ यू एबल टू वेयर अ particular brand then only you will able to consider a rich और a elite person। ठीक है, तो इंडिया इसमें उसकी गलती नहीं है। इंडियन कंज्यूमर को कभी स्कूल टाइम पे इतना ज़्यादा इकोनॉमी नहीं पढ़ाई गई है ना, और ना इतना ज़्यादा इकोनॉमी उनको समझ में आई। उनको क्या पढ़ाया गया, सिर्फ साइंस पढ़ाया गया। ठीक, अगर उनको उस टाइम पे इकोनॉमी पढ़ाई जाती तो वो समझ पाते कि ये कैपिटलिज्म क्या होता है और कैपिटलिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, यही कारण है कि इंडिया में लोग इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील क्यों देखते हैं, रील क्यों बनाते हैं। इंस्टाग्राम कहाँ की कंपनी है, यूएसए की। उसको पता है सबसे ज़्यादा कंज्यूमर बेस कहाँ पे है। जितना उसको कंज्यूमर बेस अफ्रीका या साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में नहीं मिलेगा, उतना कंज्यूमर बेस सिर्फ कहाँ मिलेगा, इंडिया में, है ना। तो इंडिया में क्या किया, उन्होंने कहा बनाओ तुम रील। उन्होंने टिकटॉक बंद किया, वहाँ से तो उन्होंने यहाँ पे रील चालू कर दी और चल रही है रील, रात रात भर रील चल रही है, रील बना रहे हैं, है ना। पढ़ाई वढ़ाई सब गई भाड़ में, करियर गया सब एक किनारे, तेल लेने, पहले रील बनाओ, वो बहुत ज़रूरी है ना। और मैं तो अब देखता हूँ कि वो आजकल इंस्टाग्राम में हर किसी की प्रोफाइल पे देखो तो वो अपने आप को ऐसा लगता है सेलिब्रिटी ही समझ लिया है, डैम फॉर कोलैब। हाँ, तो इस बात को समझो कि किस तरह से इंडियन मार्केट को इन्फ्लुएंस किया जाता है, किस तरह से इंडियन कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। इतना इंस्टा तो वो यूएस वाले भी नहीं यूज़ करते होंगे जहाँ की वो कंपनी है। इतना टिकटॉक पे रील तो चाइना वालों ने भी नहीं बनाई होगी जितना इंडिया वालों ने बना ली। तो यही कारण है कि हमारी इंडस्ट्रीज क्यों शट डाउन होती जा रही हैं। इंडस्ट्रीज के शट डाउन होने का कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है, अनस्किल्ड लेबर। इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है, स्किल गैप है। और स्किल गैप सिर्फ इस वजह से नहीं है कि इंडिया में फॉल्टी एजुकेशन पॉलिसी है। इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी अच्छी भी आ जाएगी तो भी इंडिया में स्किल्स अपग्रेड नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का यूथ किस में इन्वॉल्व है, रील बनाने में इन्वॉल्व है। समझ में आया? सो दीज आर सम ऑफ द रीजन, जोक्स अपार्ट।
विच आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सिकनेस। अच्छा, अब इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हो आंसर राइटिंग के टाइम पे। कैसे? अगर मान लो आपको पूछा जाता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, तो आपके नोटबुक में शीट्स में क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज। अब इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। क्या तरीका हो सकता है? कुछ पॉइंट हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर लो तो वो किस में कवर्ड अप हो जाएंगे? सोशल कॉजेज में। जैसे एक लेबर से रिलेटेड इश्यूज हो गया या स्किल्स से रिलेटेड इशू हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वगैरह। फिर टेक्निकल कॉजेज। टेक्निकल कॉजेज में जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं है, ठीक है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। फिर पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज मतलब गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट की फॉल्टी पॉलिसीज हो गई, लिबरलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज पे मैंने अभी बात नहीं करी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में सरकार की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, और रिजर्वेशन पॉलिसी वो वाली नहीं, ST SC OBC वाली। रिजर्वेशन पॉलिसी मतलब इंडस्ट्रीज वाली, क्योंकि आजकल देश में वही चल रहा है बस, ठीक है। तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, और रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ साथ जो सरकार का लाइसेंसिंग मैकेनिज्म था, सभी को लाइसेंसिंग मैकेनिज्म शायद थोड़ा बहुत पता हो, अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ाई नहीं है, बट कई बार क्लास में इस बारे में मैं बता चुका हूं कि सरकार ने 1956 में क्या शुरू किया था? सरकार ने 1956 में शुरू करी थी लाइसेंसिंग मैकेनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइसेंस परमिट राज। यानी कि अगर इंडस्ट्रीज ओपन करनी है तो जितनी भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, एंड दोज इंडस्ट्रीज विच आर रिजर्व्ड अंडर द शेड्यूल B फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, those industries has to take a license permit। और इस लाइसेंस परमिट की वजह से क्या शुरू हुआ इंडिया में? ब्यूरोक्रेटिक करप्शन शुरू हुआ, रेड टेपिज्म शुरू हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज का भी पार्ट हो सकता है। आखिरी में अगर कुछ ना समझ में आए तो सिंपली क्या लिखना है? मिसलेनियस या अदर कॉजेज। और अदर कॉजेज लिखने के बाद जितने भी रिमेनिंग कॉजेज हैं वो सब उसमें डाल देना है। समझ में आया? तो एक ये तरीका हो सकता है आंसर लिखने का, क्योंकि इसमें क्या है कि जब आप इस पैटर्न में आंसर लिखोगे तो आपके 6 to 7 पॉइंट्स ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएंगे, और ये 6 to 7 पॉइंट्स के अंडर में जो भी आपके की पॉइंट्स हैं वो मेंशन कर दो। क्लियर हुआ? तो ये अलग अलग तरीके हैं जो हो सकते हैं आंसर लिखने के, बट ये थोड़ा सा आपको खुद से फोकस करना पड़ेगा चीजों पे। खुद से जब ध्यान दोगे तो ये इंप्रूव होने लगेंगी, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस किया मेनली व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। क्या क्या पर्टिकुलर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो इंडस्ट्रियल सिकनेस की वजह से इंडिया में अराइज हुए? वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑलमोस्ट नेगेटिव ही हैं, पॉजिटिव तो है नहीं। आपको क्या लगता है क्या क्या ऐसे इंडस्ट्रियल सिकनेस के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? इंडस्ट्रीज के शटडाउन होने की वजह से क्या क्या पर्टिकुलर इम्पैक्ट हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा एक जो पर्टिकुलर कॉज रहेगा वो रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री शटडाउन हो गई तो जो लोगों के पास रोजगार था वो रोजगार चला गया, और इन्फ्लेशन राइज होगा। कैसे? हाँ, इंडस्ट्रीज के क्लोज होने से प्रोडक्शन नहीं होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई क्या होंगी? मिसमैच होंगी। ऐसा तो है नहीं ना कि इंडस्ट्रीज अगर शटडाउन हो गई तो कंज्यूमर अपनी डिमांड भी कम कर दे। कंज्यूमर की डिमांड तो बनी रहेगी रिगार्डिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, है ना। जैसे अगर इसका एक एग्जांपल दूं, बीच में आपने ध्यान दिया होगा कुछ साल पहले कि मैगी का प्रोडक्शन बंद हो गया था, है ना। कुछ इश्यूज आए थे जिसके चलते मैगी का प्रोडक्शन बंद हो गया। तो क्या मैगी का प्रोडक्शन बंद हो गया तो लोगों ने अपनी डिमांड कम करी थी? क्या लोगों की डिमांड इतनी थी तो कुछ अदर कंपनीज ने सिमिलर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए विच आर वेरी मच सिमिलर टू अ मैगी, तो उनका कंजम्पशन क्या हो गया? शुरू हो गया। उनकी मोनोपोली बन गई मार्केट में। तो मार्केट में डिमांड हमेशा रहेगी, सप्लाई रहे ना रहे, कंज्यूमर की डिमांड किसी सर्टेन प्रोडक्ट से रिलेटेड हमेशा रहेगी। बट अल्टीमेटली उस टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर आएंगे या जो न्यू प्रोड्यूसर्स आएंगे वो अपनी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करेंगे, क्योंकि वही टाइम है जब वो क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो वो प्राइजेस क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, और उनके प्राइजेस इंक्रीज करने से मार्केट में क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्लियर? और क्या पॉइंट हो सकता है? एक एक करके। हाँ, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। किस तरह का रिसोर्सेज वेस्ट होगा? हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा क्या? भाई मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, है ना, कैपेबल हूं, पोटेंशियल है मुझ में, स्किल बेस्ड हूं, इंडस्ट्री बंद हो गई, अब मैं घर में बैठा हूं, हाँ
तो ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है इंडिया में, ठीक। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लॉस होगा, कैसे? हाँ, करेक्ट। इंडस्ट्रीज ने लोन्स लेके रखे होंगे बैंक्स के थ्रू, है ना। अब इंडस्ट्रीज ही शट डाउन हो गई, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, है ना। तो अब बैंक्स का क्या होगा? एनपीए इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और जब बैंक्स का एनपीए इंक्रीज होगा तो बैंक्स विल बी ऑन द वर्ज टू गेट शट डाउन। पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, है ना, ऐसे कई सारे बैंक्स की ऐसी कंडीशन आ चुकी थी एक टाइम पे, एनपीए होगा। और चलो ठीक है, इस पे एक बार डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी इंडस्ट्रियल सिकनेस किसी भी कंट्री में अराइज होता है या इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो जो प्रोडक्टिव कैपिटल है कंट्री का, वो कंप्लीटली एक अनप्रोडक्टिव कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोडक्टिव कैपिटल अनप्रोडक्टिव कैपिटल में कैसे कन्वर्ट होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें विद द रेफरेंस टू ह्यूमन रिसोर्सेज, अब कंट्री में एक लार्ज स्केल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास, ठीक है। इंडिया इज अ कंट्री विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़। अब 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, और उस देश में अगर ऐसी 99% ऑफ स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज शट डाउन हो जाएं, जहां से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, नियर अराउंड 12 करोड़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, तो वहां पे एक लार्ज सेक्शन क्या होगा? कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। बट अनएम्प्लॉयड होने के साथ साथ वो सोशली और इकोनॉमिकली क्या होगा? डिप्राइव्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से थी? उस इंडस्ट्री से थी। ऐसी प्रॉब्लम हमने कब देखी? कोविड पेंडेमिक के टाइम पे। उस टाइम पे इंडस्ट्रीज शट डाउन नहीं हुई थी, सिर्फ इंडस्ट्रीज को कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया था, उनके प्रोडक्शन पे ब्रेक लगा दिया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। लेकिन उस टाइम पे भी क्या हुआ? जब इंडस्ट्रीज को लॉकडाउन के टाइम पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया प्रोडक्शन के लिए, तो उस टाइम पे जो लेबर थी उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या था? वही इंडस्ट्रीज थी। तो अल्टीमेटली जब लेबर के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो वो उस टाइम पे सोशली और इकोनॉमिकली क्या हो गया? डिप्राइव्ड हो गया। सरकार को सामने आना पड़ा, सरकार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू करनी पड़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन देना शुरू करना पड़ा, ठीक है, ताकि एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ऐसे सेक्शन का जो लाइवलीहुड है वो अकम्प्लिश हो सके, ठीक। इसमें दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब जब लेबर टोटली एक तरह से कह सकते हैं जब अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, तो कोई भी जो उसके इनोवेटिव आइडियाज है या जो क्रिएटिविटी है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फेस कर रहा है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहा है। बट इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर इंडस्ट्री शट डाउन होती हैं, तो शट डाउन होने के साथ साथ सबसे बड़ा लॉस होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि ये जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं या अगर हम कहें स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज, इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ होता है। और जब ये लोन पे बैक नहीं कर पाते हैं इंडस्ट्रीज के शटडाउन होने के बाद, तो अल्टीमेटली जो एनपीए है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, वो एनपीए क्या होता है? बैंक्स का इंक्रीज होता जाता है। अब बैंक्स का अगर एनपीए इंक्रीज होगा, तो बैंक्स के पास फिर क्या लास्ट ऑप्शन है? या तो वो एसेट्स को मार्केट में डाइल्यूट कर दें या समहाउ वो लोन रिकवर करें, लेकिन उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट दे हैव टू डाइल्यूट देयर पर्टिकुलर असेट्स, ठीक है, यानी मार्केट में एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है। तो इससे लॉस किसको हो रहा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हो रहा है। फिर जैसे कि किसी ने एक पॉइंट बताया था इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा जरूर, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक, ठीक है, कि अगर मान लो मैंने कहा कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री शट डाउन हो जाती है, जस्ट एग्जांपल एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या हो जाती हैं? शट डाउन हो जाती हैं। तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर शट डाउन होती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही उसको ऑपरेट कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी ऑपरेट कर रहा होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर की तरफ से मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा रहा है इन कंपैरिजन टू अ प्राइवेट सेक्टर। तो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जनरली जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी कंज्यूमर की, और जब डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी तो अल्टीमेटली वहां पे प्राइसेस क्या हो जाएंगे? राइज अप हो जाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज विच आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सिकनेस। ऐसा कोई पॉइंट जो छूट गया हो मेरे से गलती से? कोई पॉइंट वहां पे? चलो एक बार यहां तक रिकॉल कर लो, किसी को कोई डाउट हो, कोई पॉइंट पूछना हो तो पूछ लो, उसके बाद हम शुरू करेंगे मेजर्स और द सजेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सिकनेस। चलो डन।
आगे शुरू करें। एक लास्ट सेक्शन रह गया इस चैप्टर के अंडर में, दैट इज मेजर्स विच आर एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल सिकनेस, है ना। अब अभी तक हमने क्या देखी, प्रॉब्लम्स देखी इंडस्ट्रियल सिकनेस की और इम्पैक्ट देखे इंडस्ट्रियल सिकनेस के। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस सम ऑफ द सजेशंस ऑफ मेजर्स विच कैन बी टेकन टू एलिमिनेट और एडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। अब अगर इंडस्ट्री शट डाउन हो रही हैं या क्लोज्ड हो रही हैं ड्यू टू एनी रीजन, है ना, सच रीजन कैन बी एसोसिएटेड विद द सोशल आस्पेक्ट, इकोनॉमिक आस्पेक्ट, टेक्निकल, मार्केटिंग और एनी अदर सच आस्पेक्ट। तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस को कंटेन कैसे किया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला रीज़न ये कि हम इंडस्ट्रियल सिकनेस को कम करने के लिए, इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी क्या करें, इंश्योर करें। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन होगा तो पब्लिक सेक्टर में अगर देखा जाए तो जो पोटेंशियल है या जो कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइज्ड होती है या अंडर यूटिलाइज रह जाती है। कैसे कि पब्लिक सेक्टर के पास कहीं ना कहीं फंडिंग की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जो इनोवेटिव और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल नहीं है या स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस को कम करने के लिए, इंडस्ट्रीज के रिवाइवल के लिए ज़रूरी क्या है कि हम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को अलाउ करें। क्योंकि अगर कंट्री में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है तो इंडस्ट्रीज क्या होने लगेंगी, अल्टीमेटली ओपन होने लगेंगी, उनका जो रिवाइवल है वो पॉसिबल हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कंट्री में, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। दूसरा, हमने इंटरनल कॉजेज के अंडर में एक पॉइंट पढ़ा था, दैट इज लैक ऑफ एडुकेट और प्रॉपर प्लानिंग। इंडस्ट्रीज का शटडाउन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने से पहले कोई भी प्रॉपर प्लानिंग या असेसमेंट नहीं किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि कॉस्ट प्रोजेक्ट असेसमेंट होना चाहिए। यानी कि अगर हम इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने में कितना खर्चा होगा, लैंड एक्विजिशन में कितना खर्चा होगा, इंडस्ट्रीज को बनाने में कितना खर्चा होगा, मशीनरी परचेज करने में कितना पैसा लगेगा, लेबर को हायर करने में कितना पैसा लगेगा। अब ये जब हम असेसमेंट कर लेते हैं तो उस असेसमेंट के बाद हमको ये भी आइडेंटिफाई करना है, ये भी फाइंड आउट करना है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको प्रॉफिट कितना जनरेट होगा या प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। ऐसा ना हो कि 35 लाख का इन्वेस्टमेंट हो, घाटा 36 लाख का हो जाए, है ना। तो वैसा कुछ सिनेरियो क्रिएट ना हो, तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। बट ये कंप्लीटली कब पॉसिबल है कि जब हमको ये पता हो कि किस तरह की नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना है, मार्केट में किस तरह की डिमांड है या मार्केट ट्रेंड्स क्या है, उस मार्केट ट्रेंड्स और डिमांड के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करें और कॉस्ट असेसमेंट करें। ठीक। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम इंडस्ट्रीज को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मींस बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज को ये जो कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है ये फेस नहीं करनी पड़ेंगी। इंडस्ट्रीज में जो ऑप्टिमम लेवल पे रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज्ड हो पाएंगे, या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज का जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से हम इंडस्ट्रीज को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब इसमें जो इंडस्ट्री शटडाउन हो रही हैं या जो शटडाउन हो चुकी हैं उनको किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है। उनका रिवाइवल पॉसिबल है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। अभी मैं पढ़ाऊंगा डिसइन्वेस्टमेंट नेक्स्ट चैप्टर में होता क्या है, टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। बट कभी सुना है क्या ये टर्म डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? हाँ, when the government transfer the ownership of their assets to a private sector is called disinvestment। अब ये अलग अलग तरह से होता है ना। इसमें पर्टिकुलरली डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज ऑफ शेयर सोल्ड किया जा रहा है। जैसे मान लो सरकार ने कोई लैंड अक्वायर्ड करी, अब वो लैंड अक्वायर करी, उस लैंड की जो प्राइस थी वो थी 100 करोड़ रुपीस, वो सरकार का असेट है। लेकिन सरकार को कल के दिन लॉस हुआ, इंडस्ट्रीज वगैरह शटडाउन हुई, तो सरकार ने ये सोचा कि इंडस्ट्रीज को रीस्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आए, तो ये ज़मीन जाके हम किसको बेच दें, प्राइवेट सेक्टर को बेच दें।
तो अब प्राइवेट सेक्टर को जब जमीन बेची तो अलग अलग वे में जनरली वो लैंड सोल्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि पूरा 100 करोड़ की जो ज़मीन है वो पूरी ज़मीन बेच दें, पूरा एरिया सोल्ड कर दें, या हो सकता है कि उसका 50% एरिया ही सोल्ड करें या 5-10% एरिया ही सोल्ड करें। जितनी सरकार को ज़रूरत है पैसों की उतना ही सरकार अपना असेट्स क्या करे, सोल्ड करे। तो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैन ऑल्सो बी ऑप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि सरकार जब अपने ही असेट्स को डाइल्यूट करे, अपने ही असेट्स को प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड करे और वहां से फंडिंग के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को रिवाइव करे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक्स भी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर चुकी है। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक क्या है, ये वो बैंक्स होंगे जो इंडस्ट्रीज को रीस्टार्ट करने में, उनके रिवाइवल में जनरली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे बैंक्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को रीस्टार्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट में जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस की, तो इंडस्ट्रियल सिकनेस का एक लास्ट मेजर आता है कि हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में जनरली जो पॉपुलेशन डिपेंडेंसी है वो मैक्स टू मैक्स किस पे है, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज पे है, और मैक्सिमम यही इंडस्ट्रीज हैं जो शट डाउन हो रही हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज के रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडियन इकोनॉमी में प्रॉपर इनके लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो, प्रॉपर प्लानिंग हो और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो। यानी इन इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने से पहले एक प्री प्लानिंग होना जरूरी है, तभी इन इंडस्ट्रीज का जो रिवाइवल है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है और इस मिक्स्ड इकोनॉमी में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका है, ये स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री या फिर एमएसएमई सेक्टर का है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनरली प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को एनकरेज भी किया, ये सभी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया, पवन हंस प्रोग्राम शुरू किया, रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम शुरू किया। रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम क्या है, रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीजनल डिस्पैरिटी को टारगेट करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव या हॉलिस्टिक वे में जो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगी ताकि इंडस्ट्रीज का रिवाइवल हो सके रीजनल बेसिस पे भी। So these are some of the program which has been started by the government of India for the revival of industries or for eliminating the problem of industrial sickness। ठीक है, तो जब आप कंक्लूजन लिखोगे तो कंक्लूजन में सिर्फ आपके यही पॉइंट्स आने चाहिए, पवन हंस है ना, एयर इंडिया और रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। ज़्यादा कुछ कंक्लूजन में आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है। आपका ये कंक्लूजन जो है वो हमेशा फ्यूचर पर्सपेक्टिव में होना चाहिए या उसमें गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए जो पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करें। क्लियर? तो ये इंडस्ट्रियल सिकनेस का टॉपिक था। मार्क दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ 2 मार्क, 7 मार्क इन अ 10 मार्क का पर्सपेक्टिव। इन अ 2 मार्क एमपीपीएससी विल ओनली आस्क्ड डिफाइन इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस को जब डिफाइन करोगे तो कोशिश करना वहां पे अगर सिर्फ लिखा है डिफाइन इंडस्ट्रियल सिकनेस तो सिर्फ डेफिनेशन लिखना, अगर सिर्फ इंडस्ट्रियल सिकनेस लिखा है तो 1 या 2 लाइन में डिफाइन करके एक आध कॉज भी आप लिख सकते हो, 1 या 2 कॉज लिख सकते हो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, वर्ड लिमिट को फॉलो करना। 7 मार्कर में आपको इंडिविजुअली पूछा जा सकता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, और either they can also ask what are the impact or consequences of industrial sickness, या 10 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस एंड गिव योर इंपॉर्टेंट सजेशंस to eliminate the problem of industrial sickness and what measure has been taken by government of India so far for improving or eradicating the problem of industrial sickness। Clear? तो इस तरह से इस टॉपिक में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चैप्टर फिनिश अप हुआ। अब जो मेनली हमको नेक्स्ट शुरू करना है दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया। ठीक, चलो, थैंक यू, जय हिंद।